याद है कि नहीं? प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स तक। चलो, तो ये टॉपिक एक्चुअली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा पुराना रिकॉल करा के वापस इस टॉपिक को मैं अच्छे से करवा रहा हूँ, ध्यान सुनना। पिछली क्लास में मैंने डिटरमिनेंट के बारे में आई थिंक पढ़ा था। पहले तो डिटरमिनेंट बताया था आपको मैंने, है ना? यस सर। कि डिटरमिनेंट क्या होता है, केसेस को एक्सपांड करते हैं। 2x2 के डिटरमिनेंट को कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्सपांड करते हैं, और 3x3 में किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपांड करो, आंसर क्या आता है, सेम आता है। हम जनरली ट्राई करते हैं जहां पे ज्यादा जीरो वहां से एक्सपांड करें, है ना? ये देखा था। यस सर। इसके बाद हमने दो चीजें देखी थी, माइनर और कोफैक्टर, है ना? माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर साइन के साथ होता है, माइनर MIJ होता है। फिर वो माइनर और कोफैक्टर की मदद से हमने एडजॉइन निकालना सीखा था। एडजॉइन क्या है, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइन कैसे निकालेंगे, उस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज ले लेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइन मैट्रिक्स आ जाएगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर ले लेंगे तो एडजॉइन मैट्रिक्स आ जाएगा। कोफैक्टर और माइनर क्या होते हैं वो भी समझाया था, और डिटरमिनेंट कैसे निकालना है वो भी हमने देखा था। इसके बाद कुछ क्वेश्चन किए थे, प्रॉपर्टीज पे बेस कैसे एडजॉइन निकालना है, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन हमने किया था, एक मैट्रिक्स लिया था, उसमें उसका एडजॉइन निकाला, ए इंटू एडजॉइन किया, एडजॉइन ऑफ ए इंटू किया तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर आ रहा था, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी 5 आ रही थी। याद आ रहा है? बोलो। यस सर। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और बताई थी मैंने आपको कि भाई ये डिटरमिनेंट निकाल कैसे रहे अपन। A11 इंटू C11, A12 इंटू C12, A13 इंटू C13, किसी भी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट आ जाएगा। किसी और के एलिमेंट को किसी और के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, याद करो। जैसे रो 1 के एलिमेंट ले लिए और रो 3 के कोफैक्टर ले लिया, आपस में इनको मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा, बोलो। याद है कितना बताया था? याद जीरो। रखना, 0। हाँ, ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। पिछली क्लासेस में हमने कुछ चीजें देखी थी। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, इस मान लो कोई डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, जल्दी से बोलो फटाफट। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, याद है? यस सर। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर देते रहना, और डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, पिछली क्लास का रिकॉल करके फिर आगे का पढ़ना भी है हमको। तो अगर 2x2 है तो 2x2 का डिटरमिनेंट निकालने का तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बीच में माइनस का साइन लगा दो। 3x3 अगर है, A11 मान लो, इस तरह से जनरलाइज लिख दो, A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। 3x3 का डिटरमिनेंट निकालना है अगर, तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी रो 1 के अबाउट निकालो, A11 इंटू उसका माइनर, सॉरी इनका कोफैक्टर, प्लस A12 इंटू उसका कोफैक्टर, प्लस A13 इंटू उसका कोफैक्टर। हाँ, है ना? याद आ रहा है? यस। तो कोफैक्टर को माइनर में बदल सकते हैं। अगर I प्लस जे का सम इवन है तो कोफैक्टर और माइनर आपस में क्या होंगे, बराबर। I प्लस जे का सम अगर ऑड है, जैसे 1 + 2 3 ऑड है, तो कोफैक्टर इक्वल टू माइनस टाइम माइनर। याद आ रहा है? यस सर। ये पिछली क्लास में किया था। और माइनर कैसे निकालते हो आई थिंक पता होगा सबको, एक बार और देख लो। 2148902 मान लो 365, कुछ भी रैंडम मैंने ले लिया। इसमें अगर मैं आपको पूछता हूँ माइनर निकालो, मान लो कोई भी M21, तो M21 का माइनर बताओ क्या आएगा, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे M21 के माइनर में। तो M21 का माइनर निकालेंगे कैसे, बताओ? 1465। हाँ, 21 मतलब रो 2 कॉलम 1, तो रो 2 और कॉलम 1 को अगर छिपा देंगे तो जो बचे हुए एलिमेंट है वो उसके माइनर में आ जाएंगे, है ना? और इसको निकालना आसान है, अगेन वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बीच में माइनस का साइन, है ना? याद है? और कोफैक्टर अगर निकालना है तो कोफैक्टर का सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला CIJ का, MIJ के या तो बराबर होगा या तो माइनस टाइम्स होगा, डिपेंड करेगा कि I प्लस जे का सम क्या है। तो -1 की पावर I प्लस जे, -1 की पावर I प्लस जे। I प्लस जे अगर इवन हुआ तो दोनों का साइन सेम होगा, I प्लस जे अगर ऑड हुआ तो साइन अपोजिट हो जाएगा।
क्या यहाँ तक क्लैरिटी है? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली बच्चों ये होता है डिटर्मिनेंट। सबसे पहले तो ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट की भी कुछ प्रॉपर्टी जो हमको पता होनी चाहिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि किसी का भी हम जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं, पहली प्रॉपर्टी, किसी भी रो या किसी भी कॉलम का वर्ड एक्सपांड करो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या सेम आती है ना? एक्सपाउंड अबाउट एनी रो या एनी कॉलम, डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के ऊपर एक्सपांड करें तो क्या वैल्यू सेम आती है? Yes, sir. बोलो हाँ या ना। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी, क्या आप किस डिटरमिनेंट की वैल्यू किसी भी रो या किसी भी कॉलम के ऊपर एक्सपांड करो, आंसर क्या आएगा? सेम। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अभी कोई दिक्कत है? एनीवन? सेकेंड प्रॉपर्टी, सारी रोज और सारी कॉलम्स को अगर आपस में मैं इंटरचेंज कर दूं, जैसे यहाँ पे मान लो ये कोई मैट्रिक्स है ए, इसका अगर मैं सॉरी ये डिटर्मिनेंट है किसी ए का, किसी मैट्रिक्स का क्या है, डिटर्मिनेंट है। अगर इसकी सारी रो या सारी कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर, मतलब इसका ट्रांसपोज लेने के लिए का मतलब, ट्रांसपोज ले लोगे तो क्या हो जाएगा? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, हाँ है ना? Yes, तो sir. यहां से जो वैल्यू आ रही होगी, यहां से मान लो वैल्यू क्या आ रही है, तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी वैल्यू क्या आएगी? के आएगी। ये प्रॉपर्टी याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है बच्चों? सेम। Same. याद रख लोगे प्रॉपर्टी नंबर 1। ये सारी प्रॉपर्टी बहुत काम आएगी अभी। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. बोलो। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2, किसी डिटर्मिनेंट के केस में मान लो इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल कुछ के है, अगर कोई दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दो, कोई दो रो को अगर आपस में अपन इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू साइन के साथ चेंज हो जाती है। मतलब इसकी वैल्यू अब कितनी आ जाएगी? अगर पहले के आ रही थी तो अब वैल्यू कितनी आएगी? माइनस के। वैल्यू चेंजेस बाय साइन। किसी दो रो को अगर आपस में एक बार आप इंटरचेंज कर दो या किसी दो कॉलम को आपस में एक बार इंटरचेंज कर दो तो डिटरमिनेंट की जो पहले वैल्यू आ रही थी, अब जो वैल्यू आएगी वो साइन के साथ क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। मतलब पहले मान लो वैल्यू 5 आ रही थी, अब वैल्यू कितनी आएगी? -5। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछो जल्दी से। एनीवन? No, sir. पक्का सर क्लियर है इसका सबको? एग्जांपल सर हाँ, इसका एग्जांपल बता दीजिए। एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी कब यूज करेंगे? आगे जब हम जाएंगे क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन करने में, कहीं कहीं ये प्रॉपर्टी यूज होती है। एग्जांपल के तौर पे जैसे 2 5 4 1, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू एक बार अगर आप निकालोगे तो देखो कितना आ रहा है? 2 -20 -18 आ रहा है। Yes, sir. आया ना? Yes, sir. अगर मान लो यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगाता हूँ कि रो 1 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ रो 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा? रो 1 रो 2 में चली जाएगी, है ना? अब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू में निकालोगे तो कितना आ जाएगा? +18। तो बेसिकली पहले वैल्यू Yes, sir. -18 आ रही थी, अब क्या आ रही? +18। तो मतलब एक बार रो को इंटरचेंज करने पे वैल्यू साइन के साथ चेंज हो रही है। द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस। मतलब जो वैल्यू पहले -18 आ रही थी, अब कितनी आ गई? +18। तो जो वैल्यू पहले के थी, अब कितनी हो जाएगी? -के। आ रही बात समझ में? यस सर। बोलो। यस सर। तो कोई भी 3x3 हो, 2x2 हो, अगर कोई दो रो आपस में इंटरचेंज हो या फिर कोई भी दो कॉलम आपस में इंटरचेंज हो, तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस बाय साइन। वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस साइन के साथ चेंज हो जाएगा। 18 होगा तो -18 हो जाएगा, 18 होगा तो -18 हो जाएगा, 7 होगा तो -7 प्लस -7 होगा तो +7 में, बट वैल्यू साइन के साथ चेंज हो जाएगी किसी भी रो, एक बार रो को इंटरचेंज करने से या कोई भी एक बार कॉलम को इंटरचेंज करने से। आ रही बात समझ में? यस सर। अच्छा, मान लो अगर मैंने किसी रो को दो बार इंटरचेंज कर, मतलब R1 को R3 के साथ इंटरचेंज करते, फिर R2 को R3 के साथ दो बार कर देंगे तो क्या होगा? दो बार कर देंगे तो क्या होगा? बताओ। सर बैक बैक आ जाएगा। कोई चेंज हाँ, नहीं वापस आएगा वही आ सर। जाएगा। हाँ, क्योंकि एक बार माइनस टाइम्स होगा, फिर माइनस का माइनस वापस प्लस हो जाएगा, है ना? यस सर। तो वैल्यू वापस वही आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या दो कॉलम
आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो तो उसकी वैल्यू आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो 213479213 बोला इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल। तो आप पूरी मेहनत मत करना, यहाँ पे आपको दिख रहा है रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल है ना? क्या रो Yes, sir. 1 और रो 3 सेम है तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे? 0। आप निकाल के भी देख लेना, आप कैलकुलेट भी करोगे, एक्सपांड करके देख लेना रो 1 के अबाउट आंसर हमेशा, या किसी भी रो के अबाउट देखना आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. अब क्रॉस Yes, चेक sir. करके देख लेना। या तो आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू देखो ध्यान से। क्या यहाँ पे कोई दो रो प्रोपोर्शनल है क्या? या कोई दो कॉलम आपस में प्रोपोर्शनल है क्या? Sir, first and Yes, third. sir. हाँ, फर्स्ट और थर्ड का अगर आप रेशियो निकालोगे तीनों एलिमेंट्स का, देखो कितना आएगा? 5/1 Yes, 5/1 5/1, हाँ है ना? Yes, sir. तो रेशियो सेम आ रहा है तो इसका भी डायरेक्ट आंसर क्या लिख दोगे? 0। क्लियर है सबको? Okay, sir. Yes, sir. तो कभी भी कोई भी दो रो आइडेंटिकल दिखे या दो रो के रेशियो आपस में सेम हो तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 0। आप एक्सपांड करके भी देखोगे तो भी आंसर 0 आएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 3। क्लियर? प्रॉपर्टी नंबर 4 Yes, sir. कि डिटरमिनेंट के केस में ध्यान रखना, डिटरमिनेंट के केस में अगर मान लो मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूं किसी कांस्टेंट के साथ या कोई स्केलर के साथ, तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होंगे बच्चों। कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ही मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है? डिटरमिनेंट के केस में किसी को कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया अगर, जैसे मान लो ये कोई डिटरमिनेंट है, इसको अगर मैं बोलूं कि 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करोगे? इसकी पूरी वैल्यू निकालोगे, आंसर 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब वैल्यू निकालेंगे कि अपन किसी एक रो के अबाउट निकालेंगे, है ना? तो उस रो का Yes. हर एलिमेंट एक ही बार 5 से मल्टीप्लाई होगा। Yes, sir. ठीक है, जैसे आप इसकी वैल्यू निकालोगे फॉर एग्जांपल 1 इंटू उसका माइनर, फिर लिखोगे -3 इंटू उसका माइनर, फिर -4 +4 इंटू उसका माइनर, और इस पूरे को क्या करोगे? 5 से मल्टीप्लाई। तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें क्या होगा? जो कोई भी एक रो ही 5 से मल्टीप्लाई होगी ना, सारे एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई होंगे क्या? नहीं। No, sir. ठीक है, तो डिटरमिनेंट के केस में अगर मान लो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ही 5 से मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो यहाँ पे जैसे 1 3 4 है, आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई करो, सबको 5 से मल्टीप्लाई मत कर देना। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, कॉमन भी अगर निकालना होगा ना तो रो या कॉलम में एक एक करके कॉमन आएगा, एक साथ कॉमन नहीं आएगा। जैसे मान लो ऐसा दिखा दिया 5A 4A 7A 3B 5B 8B 9C 4C 8C। तो अगर मुझे मान लो कॉमन निकालना तो रो 1 से क्या कॉमन आएगा? A, रो 2 से B और रो 3 से C। आ रही बात समझ में? है ना? Yes. क्लियर है? तो अगर आपको डिटरमिनेंट से कॉमन भी निकालना तो एक एक करके सारा एक साथ। मैट्रिक्स में देखो उल्टा होता था, मैट्रिक्स में क्या होता था? किसी मैट्रिक्स को अगर के से मल्टीप्लाई करूंगा तो हर एलिमेंट के से मल्टीप्लाई होता था। डिटरमिनेंट के केस में क्या होगा? कोई एक रो या कोई एक कॉलम ही होगा, कॉमन भी निकाल लेंगे तो एक एक करके एक ही रो से कॉमन निकालेंगे। क्या बात Yes, समझ में sir. आती है? ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हो। वापस रिकॉल करा रहा हूं, प्रॉपर्टी देखो 1 बेसिक प्रॉपर्टी तो क्या थी कि किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू किसी भी रो या कॉलम के अबाउट निकालो, आंसर सेम आता है। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी कि कोई भी मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आंसर क्या आएगा? सेम। प्रॉपर्टी 2 कोई भी दो रो अगर को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो वैल्यू साइन के साथ चेंज हो जाएगी। प्रॉपर्टी 3 कोई भी दो रो अगर आइडेंटिकल है या प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? 0। प्रॉपर्टी 4 किसी कांस्टेंट को अगर डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करोगे तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होंगे, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ही मल्टीप्लाई होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? आया ना? Yes. Yes, sir.
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, कि डिटर्मिनेंट में के केस में अगर कोई एक रो या कॉलम में इस तरह से सम के टर्म्स में लिखा हो, मतलब दो नंबर का सम है, जैसे दो वेरिएबल है यहाँ पे a1 प्लस एक्स, b1 प्लस वाई, c1 प्लस जेड, और डिटर्मिनेंट हो, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, तो इसको आप रो वन के अबाउट ब्रेक करके लिख सकते हो, रो वन के अबाउट ब्रेक करके लिख सकते हो। बच्चे भी दोनों रो ऐसी कैसी रहेगी, जैसे a2 b2 c2, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, a3 b3 c3, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे भी सेम a2 b2 c2, a3 b3 c3, और बस रो वन चेंज हो जाएगी। रो वन में इसके अबाउट ब्रेक हो सकता है, इसके अबाउट क्या कर दोगे, ब्रेक, यहाँ पे आ जाएगा a1 b1 c1, और इधर क्या आ जाएगा x y z, और बीच में प्लस का साइन। ये बात समझ में आ रही है? डिटरमिनेंट केस में इस तरह से किसी भी रो को दो के सम में ब्रेक करके लिखा जा सकता है। कर लोगे, समझ में आ गया? यस सर। ये सारी चीजें जनरली जब वो प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें यूज होती है। ओके, फिर सिलेबस से हट गया आपके सीबीएसई में, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी का आगे बहुत ज्यादा काम आएगा, इसलिए याद करना जरूरी है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। लास्ट प्रॉपर्टी, पहले इसको समझो, इसको ऊपर जो लिखा उसको मत देखना। किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर मैं ये वाला रो ऑपरेशन लगाता हूं, आर आई चेंजेस टू आर आई सेम प्लस के टाइम्स आर जे, के इज सम स्केलर, मतलब कोई दो रो को आपस में किसी और रो के साथ ऐड करना, के टाइम्स ऐड करना। R1 को अगर मान लो कोई रो को मैं इस तरह से चेंज कर दूं, तो इस तरह से चेंज करने पे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे रो ऑपरेशन लगाओ या कॉलम ऑपरेशन लगाओ। मतलब आर आई चेंजेस टू के टाइम्स आर जे अगर आप अप्लाई कर दोगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो, कितनी आएगी पता करो। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू पता करना जल्दी से। -4। -4 आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा डेटा लार्ज था, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ 5 दिया है, यहाँ 6 दिया है, तो 5 अगर इन दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसके आसपास ही आ रहा है, ये 15 के आसपास है, और ये 6 3 18 के आसपास है ना। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 के आसपास है, इस पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 18 के आसपास है ना। तो अगर इसमें मैं कोई एक रो ऑपरेशन अप्लाई करूं तो मैं किसको चेंज कर रहा हूं, मान लो R1 रो को मुझे चेंज करना, R1 चेंजेस टू R1, देखो यहाँ पे अगर आई है तो यहाँ पे भी आई आएगा, कोएफिशिएंट 1 रहेगा, प्लस k टाइम्स RJ, तो k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो मुझे अगर इसको रिड्यूस करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी लो, k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। मैं रो 2 को कैसे मल्टीप्लाई कर दूं, -2 से मल्टीप्लाई, -3 से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर 3 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दूं, एक ही बात है। अगर 3 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो थोड़ा डेटा आसान हो जाएगा। मैंने क्या करा, रो 1 को चेंज किया। रो 1 को कैसे चेंज किया, R1 चेंजेस टू R1 -3 टाइम्स R2, तो रो 2 में तो कोई चेंज नहीं आएगा। रो 1 में क्या चेंज होगा, R1 मतलब जैसे R1 में क्या एलिमेंट है, 16 और 20, और 3 टाइम्स R2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 18। अब इनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 और 2, तो रो 1 कैसे चेंज होगी, R1 - 2 R2 अप्लाई करने पे ये एलिमेंट क्या होता है, 1 और 2, क्या ये बात समझ में आई? तो ये होता है रो ऑपरेशन, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। क्या होता है, आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के आर जे, कोई भी रो को किसी और रो के साथ ऐड सब्सट्रैक्ट करके अगर लिखेंगे। अब देखो इसकी वैल्यू निकालो, डिटरमिनेंट की कितनी आ रही है, -4। देखो वैल्यू सेम आ रही है। यस सर। तो देखो ये तो फिर 2x2 का एग्जांपल लिया, तो वहां पे कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी, अगर ये रो ऑपरेशन लगा दूंगा तो यहाँ पे कैलकुलेशन मेरी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, बोलो? नो सर। नहीं, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो ये वाला रो ऑपरेशन लगाने से आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के आर जे,
इस तरह के रो ऑपरेशन लगाओ या इस तरह के कॉलम ऑपरेशन लगाओ, CI changes to CI plus K times CJ, the value of determinant does not change. The value of determinant does not change. क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. बोलो, क्लैरिटी आ रही है? Yes, sir. ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे दरों में, जिसे मतलब इस तरह के रो ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसे एग्जांपल हो लेते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालो आप लोग। फाइंड ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या डायरेक्ट निकालें या फिर कोई रो ऑपरेशन अप्लाई कर दे? किस रो को चेंज करना फायदेमंद है? किस रो को किस रो से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करें, बताओ। ध्यान से ऑब्जर्व करो डेटा को। इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए एक तो आप ओपन कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, वो नहीं करवाना है, उससे तो बहुत मेहनत होगी। आप यहाँ पे बताओ कौन सी रो में ऑपरेशन लगाओ। सर R1। R1 में क्या लगाए? R1 तो ऑलरेडी छोटा है, R3 में लगाना है। अब R3 में आप बताओ क्या ऑपरेशन लगेगा? R3 चेंजेस टू R3 में से क्या मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करो, कौन सी रो को सब्सट्रैक्ट करो, कितने टाइम्स, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। 8 टाइम्स R1। अगर 8 टाइम्स करोगे, देखो 16 8 हाँ 7 टाइम्स करेंगे तो ज्यादा फायदा है। Yes, sir. सब लोग चेक करो, है ना। R3 चेंजेस टू R3 माइनस 7 R1। देखो इससे भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा और उससे भी कुछ ना कुछ, दोनों आंसर क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। लेकिन कैलकुलेशन मेरी थोड़ी आसान बना सकता है। जैसे यहाँ पे बच्चे, देखो बच्चे में कोई चेंज नहीं करना है। R1 ऐसी कैसी है, R2 भी ऐसी कैसी है। रो 3 चेंज होगी, R3 माइनस 7 R1। तो R3 में से 7 R1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? पहला एलिमेंट क्या होगा, बोलो। R3 माइनस 7 R1 करो, बताओ ये रो 3 क्या आएगी? 1। 1। फिर 0. बताओ 0। वेरी गुड, 0. 0 है ना। R3 मतलब 21 माइनस 7 3 जा 21, 7 माइनस 7 0 ही तो आएगा। अब बताओ किस रो या कॉलम के ऊपर एक्सपांड करें? रो 3 के ऊपर एक्सपांड करते, प्लस माइनस प्लस, और ये तो बचे हुए 0 रहेंगे, तो आंसर क्या आएगा? 1 इंटू 1 3 5 8, है ना। आंसर क्या आएगा? 8 माइनस 15 दैट इज माइनस 7। क्लियर है? देखो ये कैलकुलेशन आसान है कि नहीं है? एक सिंपल एक रो Yes, ऑपरेशन sir. लगाने से मेरा काम कितना आसान हो गया। अब इसका भी आंसर हम निकाल के देख लेना, -7 ही आएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये होता है रो ऑपरेशन। कोई डाउट यहां तक? No, sir. ठीक है, और भी तरह के रो ऑपरेशन होते हैं। एक तरह का और होता है, इसको बस अलग से याद रख लेना। इसको भी अप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपके पास तीन रो है या 3 कॉलम है, तो तीनों रो को आपस में ऐड कर दो। मान लो R1 को अगर चेंज करना है, R2 को किसी एक रो को चेंज करना है, मान लो R1 को चेंज करना है, तो अगर ये ऑपरेशन लगाता हूं R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये वाला भी रो ऑपरेशन लगाने से द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंजेस। तो ये भी आप लगा सकते हो कभी कभी क्वेश्चन में। इसको भी लगाने से बहुत फायदा होता है, अभी सीखूंगा। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज। क्लियर है? ये वाला भी रो ऑपरेशन लगाने से द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज, डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ये वाला रो ऑपरेशन लगाओ या फिर ये वाला कॉलम ऑपरेशन लगाओ,
तीनों कॉलम को आपस में ऐड कर दो, डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे कभी कभी प्रूविंग वाले क्वेश्चन या कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसान मिल जाता है, लेकिन मेन तो ये है आर आई और सी आई। आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के आर जे। क्या ये समझ में आया प्रॉपर्टी नंबर 6? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। जनरली ये प्रॉपर्टी, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये तब अप्लाई करते जहां पे मुझे थोड़ी जीरो क्रिएट करना हो, कैलकुलेशन को आसान बनाना हो, तब हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। अब देखो ध्यान से, प्रूविंग वाले क्वेश्चन में यहाँ पे एक डिटरमिनेंट दिया, बोला है इसको रो ऑपरेशन लगा के प्रूव करो कि इसका आंसर ए क्यूब होगा, बिना डायरेक्ट एक्सपांड किए। डायरेक्टली एक्सपांड नहीं करना है आपको, कोई रो ऑपरेशन लगाना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, फिर एक्सपांड करके प्रूव करना है इसकी वैल्यू ए क्यूब आएगी। अब तो डायरेक्ट एक्सपांड करूंगा अगेन कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाएगी। अब यहाँ पे तो क्या लग सकता है, यहाँ पे इन तीनों को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए है, यहाँ पे थ्राइस ऑफ ए है ना, दिख रहा है? Yes, sir. अब सीखना अच्छे से, इसकी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं क्या करना चाह रहा हूं, अगर कोई दो एलिमेंट मैंने जीरो बना दिए, इन दोनों को अगर मैंने जीरो बना दिया तो मेरा थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इसके ऊपर एक्सपांड करूंगा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. R2 के इस एलिमेंट को जीरो बनाने का क्या तरीका, R2 चेंजेस टू R2 में क्या करूं ताकि ये जीरो बन जाए, R1 की मदद से इसमें क्या करूं ताकि ये जीरो बने। इसको जीरो बनाने के लिए R1 की मदद से क्या करूं, R1 में क्या मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे 2a है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्सट्रैक्ट कर दे, है ना? Yes, sir. तो R2 माइनस 2R1 कर दूं, है ना? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. R3 में क्या चेंज करोगे, R3 माइनस 3R1. 3R1। 3R1. जब भी कोई रो ऑपरेशन लगाएंगे कम से कम एक रो अनचेंज रहनी चाहिए, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। तो यहाँ पे रो 1 मेरी अनचेंज रहेगी, रो 1 ऐसी कैसी रहेगी, रो 1 में कोई चेंजेस नहीं किया। ऐसा नहीं कि तीनों रो को एक साथ कभी चेंज मत करना, कम से कम एक रो को तो अनचेंज रहने ही देना। मैंने किसको चेंज किया, रो 2 और रो 3 को। तो बताओ अब रो 2 क्या हो जाएगा, आप लोग R2 माइनस 2R1 करके बताओ रो 2 में क्या आएगा। करो, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, तो इसको इसके साथ सब्सट्रैक्ट, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्सट्रैक्ट करना। बताओ पहला एलिमेंट जीरो आएगा, Yes. A. अगला बताओ A. ए, अगला 2A Plus B. plus B. वेरी गुड। R3 बताओ, 0. जीरो 2A. 3. इसको 3A. 3 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करोगे ना, Yes, sir. 3A. और लास्ट वाला 7A plus 3B. ठीक है। अब देखो ये दो रो ऑपरेशन लगाने से थोड़ा सा यहाँ पे दो जीरो क्रिएट थोड़ा आसान दिख रहा है, Yes, sir. है ना? दो जीरो क्रिएट होने से आसान दिख रहा है। अब इसको क्या कर दे अपन, कॉलम 1 के ऊपर एक्सपांड कर दें, है ना? क्योंकि कॉलम 1 में दो जीरो है, तो कॉलम 1 के ऊपर एक्सपांड करोगे तो क्या आएगा, ए इंटू उसका माइनर। बोलो, Yes, sir. कॉलम 1 के ऊपर एक्सपांड कर देंगे बच्चे हुए दोनों का आंसर, तो क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना? क्या आएगा, ए इंटू, देखो ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7A प्लस 3B माइनस 3A इंटू 2A प्लस B। इनमें से भी एक कॉमन आ रहा है, तो बाहर बन के ए स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 7A प्लस 3B माइनस ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6A माइनस 3B। 3B कैंसल, 7A माइनस ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए कितना आ जाएगा, ए क्यूब, Yes, sir. है ना? आई बात समझ में, देखो किस तरह से रो ऑपरेशन लगा के अपन ने ये सॉल्यूशन किया है। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, चलो एक और ट्राई करते हैं। ये फर्स्ट वाला देखो ध्यान से, ये भी बहुत स्टैंडर्ड है, हो सके तो इनको याद कर लेना रिजल्ट को, कभी कभी ये रिजल्ट भी बहुत काम आ जाते हैं। तो फर्स्ट वाले में ध्यान से देखो,
इस तरह के बहुत क्वेश्चन आएंगे जहां पे 3-3 1 दिखेंगे, बार बार बता रहा हूँ, जहां पे भी 3-3 1 दिखे, इन सबका स्टैंडर्ड एक तरीका होता है, इस तरीके को याद रखना। क्या करेंगे बताओ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए? 3 1 है, क्या 2 0 क्रिएट कर सकते हैं क्या? इन 3 1 में से किसी 2 को 0 बनाया जा सकता है क्या? बताओ सोच के। किसको सब्सट्रैक्ट करें आपस में, किस रो को या किस कॉलम को, क्या ऑपरेशन अप्लाई होगा? सोच के बताओ आप लोग ही। इन 3 1 से मान लो इसको और इसको 0 बनाना, मान लो 3 1 में से इसको और इसको 0 बनाना है, तो कौन सी 2 रो या कौन सी 2 कॉलम को आपस में सब्सट्रैक्ट करें? सोच के बताओ। अच्छा ये बताओ 0 कैसे बनेगा? इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा, Yes, Yes, sir. sir. तो मतलब इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब ये कॉलम 2 में से कॉलम 1 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। Yes, sir. तो C2 चेंजेस C2 माइनस 1 इंटू C1, और C3 को भी क्या कर देंगे, यही C2 माइनस C1। बोलो, इससे कॉलम 2 और कॉलम 3 चेंज हो जाएंगे, कॉलम 1 एज इट इज रहेगा, कॉलम 1 को एज इट इज रहने दिया, कॉलम 2 क्या हो जाएगा बताओ? कॉलम 2 C2 माइनस C1, बोलो। 0 0 B minus A. B माइनस A, B square minus A B square. square. वेरी गुड। और कॉलम 3 क्या हो जाएगा? सॉरी C3 Zero. आएगा। 0 C minus C A. minus A. C C square square minus minus A square. हाँ, ध्यान रखना यहाँ पे क्या पता, ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इनके फैक्टर बना लेते हैं, 1 0 0 A B माइनस A C माइनस A स्क्वायर, यहाँ पे 2 फैक्टर क्या बन जाएंगे, B माइनस A B प्लस A, Yes, sir. यहाँ पे एक फैक्टर क्या बन जाएगा, C माइनस A C प्लस A। कोई डाउट? No, sir. अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या किसी रो या किसी कॉलम में से? कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? column में से sir. हाँ, कॉलम 2 में से B माइनस A कॉमन आ सकता है, Yes, Yeah. sir. yes sir कॉलम 2 में से C माइनस A कॉमन आ सकता है। Yes, sir. yes sir क्या क्या बचेगा देखो, A स्क्वायर 0 1 B प्लस A 0 1 C प्लस A। बोलो बच्चों, समझ आया? yes Yes, sir sir. अब थोड़ा आसान दिख रहा है? Yes, sir. अच्छा अब बताओ, अच्छा और अगर 0 क्रिएट करना है, जैसे यहाँ मान लो इसको भी 0 बनाना हो, और क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो? मान लो इसको 0 बनाना है, देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इस 1 की मदद से इसको 0 बना दे। Yes. तो वापस क्या अप्लाई कर सकते हैं, C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2। कितनी बार भी अप्लाई करो ना, बार बार एक एक करके, वैल्यू डिटरमिनेंट तो चेंज थोड़ी होगी, हाँ है ना? yes Yes, sir sir. वापिस अप्लाई जब किया तो बाहर B माइनस A था, C माइनस A ऐसा कैसे रहने दिया? अब देखो मेरे पास क्या क्या बच जाएगा, ये तो ऐसा कैसा 1 1 A स्क्वायर 0 1 B प्लस A। बताओ कॉलम 3 में क्या चेंज होगा? C3 माइनस C2 करेंगे तो 0 0 0 मतलब C3 माइनस C1, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट होगा, C प्लस A माइनस B प्लस A, C माइनस B बचेगा, है ना? Yes, sir. अब तो आप डायरेक्ट आप एक्सपांड कर दो, बहुत सारे 0 क्रिएट हो गए, रो 1 के अबाउट एक्सपांड अगर करोगे तो 1 इंटू क्या बचेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू C माइनस B तो बचेगा, तो B माइनस A C माइनस A इंटू C माइनस B। क्लियर हो गया? माइनस माइनस कॉमन लोगे तो वापस यही हो जाएगा, A माइनस B B माइनस C C माइनस A, हेंस प्रूव। देखो ध्यान से किस तरह से कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके अपन ने प्रूव किया, क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ध्यान से देख लो बच्चों, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। बोलो कोई डाउट आ रहा है क्या? बोलो, नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल?
सर अरे ऊपर है माइनस ये नीचे से आ रहा है। ये बस कैलकुलेशन क्या कॉमन लिया है, देखो ध्यान से। कभी भी यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, 3 1 जब भी दिखे, एक 1 की मदद से सबसे पहले 2 1 को 0 बनाना, एक 1 की मदद से 2 1 को क्या बनाना, 0। फिर कॉमन ओमन लेके देखना, जैसे यहाँ से इस पूरे में से कॉलम 2 में से b माइनस ए कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉलम 2 में से क्या ले लिया, b माइनस ए कॉमन, तो ये b माइनस ए कॉमन आ जाएगा, c माइनस ए कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और ये। फिर यहाँ पे भी 2 1 दिख रहे थे, तो मैंने उसको एक बार और कर दो, तो एक बार इसको इसमें से वापस सब्सट्रैक्ट कर दिया, c3 में से c2 माइनस कर दिया, c3 माइनस c2, तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, और इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, c माइनस b। अब इसको एक्सपांड कर दिया, कॉलम 1 के रो 1 के बाद एक्सपांड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करके देखो, उस क्वेश्चन को करेंगे तो वापस और अच्छे से समझ में। मान लो यहाँ पे 1 1 1 दिया है और आपको दे दिया मान लो a b c, a क्यूब b क्यूब c क्यूब। फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद बताओ क्या आंसर आ रहा है, करो ट्राई। एक तो ये एग्जांपल करो, दूसरा एक और एग्जांपल करके दिखाना। 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a क्यूब b क्यूब c क्यूब। फाइनल फैक्टराइज करके बताना बच्चों, तो फिर याद भी रखना है अपन को। ये दोनों के फैक्टर बताओ क्या है, फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या फैक्टर बन रहा है, जल्दी से, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। सेम तरीका अपनाओ, एक 1 की मदद से बचे हुए 2 1 को 0 बनाओ। कॉमन ओमन भी लेना, फिर रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद कॉमन्स वगैरह भी लेना। पहले बताओ इसमें क्या अपनाया आपने, फर्स्ट कौन सा कॉलम या रो ऑपरेशन अपनाया, बोलो। C2 minus C1. वेरी गुड, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 और C3 changes to C3 minus C1. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या सही लिखा है? Yes, sir. आप कॉमन वगैरह ले सकते हो। Yes, sir. कॉलम 2 में से क्या कॉमन आएगा, B minus A. वेरी गुड, और इसमें से C माइनस है, हाँ है ना। यहाँ क्या बच जाएगा, इसमें से B माइनस ए कॉमन लेंगे तो B square minus A. हाँ, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, हाँ है ना। Yes. याद है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। Yes, sir. अब चाहो तो एक बार वो सब्सट्रैक्ट करना तो सब्सट्रैक्ट कर देना, तो रो कॉलम 1 के बाद एक्सपांड कर देना, जो सही लगे। कॉलम 1 के बाद अगर रो 1 के बाद एक्सपांड कर दोगे तो क्या आएगा, देखो बाहर तो ऐसा कैसा 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो मतलब सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर है, ए स्क्वायर कट जाएगा, क्या क्या बच जाएगा आपके पास, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसमें से भी ए कॉमन लोगे तो सी माइनस बी, पूरे में से सी माइनस बी कॉमन आ जाएगा, तो बी माइनस ए, सी माइनस ए और सी माइनस बी अगर कॉमन ले लोगे क्या क्या बच जाएगा, ब्रैकेट के अंदर देखो सी प्लस बी प्लस ए। अब माइनस वगैरह इसके अंदर भेज दोगे, इसके अंदर इसको माइनस भेज दिया तो ए माइनस बी, और इस सी माइनस बी को बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये बहुत स्टैंडर्ड है। क्लियर हुआ?
बताओ। Yes, sir. तो देखो आपको दो चीजें याद रखनी है, ये रिजल्ट जेई एडवांस के क्वेश्चंस में काम आएगा। मुझे बताओ क्या क्या आया था। 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। बोलो, अभी याद कराया था ना फर्स्ट वाला, क्या आएगा। C ए माइनस बी, B minus C, और C minus A. वेरी गुड, याद रख लेना। 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और सेम में 1 1 1 ए बी सी और एक स्क्वायर बी स्क्वायर सी की जगह अगर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आ गया, तो अभी बताओ क्या आया था। ये तीन तो रहेंगे ही सही, Yes, sir. और एक्स्ट्रा में क्या है मल्टीप्लाई होके। A plus B A plus C. plus B plus C. वेरी गुड, क्लियरिटी आ रही है। ये लास्ट वाला किसी ने किया है क्या, सेकेंड वाला। किसका आंसर अगर आया हो तो इसको भी लिख लो फिर। ये 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, मतलब अब देखो ए बी सी के साथ एक बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी सी के साथ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये अगर आ गया तो इसका भी आंसर कुछ स्टैंडर्ड ही आता है, शायद इस तरह से आएगा। ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए कॉमन आएगा, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, और ब्रैकेट में बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। क्लियर है। तो ये तीन रिजल्ट है। इफ पॉसिबल रिमेंबर, अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो रिमेंबर याद कर लेना, अदरवाइज तो Yes, sir. प्रूव करना आते ही है। क्लियर हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अच्छा, इसको प्रूव करने का क्या तरीका होगा देखो ध्यान से। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करने पे फर्क नहीं पड़ेगा। ए है बी है सी है, यहाँ बी है सी है ए है, यहाँ पे सी है ए और बी है, तो सिमेट्री दिख रहा है आपको। ए बी सी ए बी सी ए बी सी तीनों रो या कॉलम में आ रहा है ना। Yes, sir. अब यहाँ पे मैं वो वाला ऑपरेशन लगाऊं जो मैं आपको बताया था। अगर मैं ये वाला लगाऊं, सारी रोज को आपस में ऐड कर दूं, सारी रोज को अगर मैं आपस में ऐड कर दूं, मेरा फायदा क्या होगा, एक जैसी टर्म क्रिएट हो जाएगी। तो R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो रो 2 और रो 3 तो सेम रहेगा। लेकिन रो 1 बताओ क्या हो जाएगा। रो 1 में A plus B plus C ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे बताओ क्या आएगा। बी प्लस सी प्लस ए, मतलब उसको भी ए प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूँ, और सी ए बी को वापस ए प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूँ, हाँ है ना। Yes, sir. तो देखो ये वाले रो ऑपरेशन लगा के कितना अच्छा फायदा होगा। अब क्या ए प्लस बी प्लस सी पूरे में से कॉमन आ सकता है। Yes, sir. रो 1 में से, डिटरमिनेंट में से, रो में से कॉमन निकाल सकता हूँ ना। बच्चे हुए एलिमेंट क्या रहेंगे, आया ना बच्चों। अब वापिस देखो वही चीज हो गई, Yes, sir. 3 1 क्रिएट हो गए। Yes, sir. तो 3 1 में अपन आपको क्या सिखाया मैंने हर बार, क्या करना, 3 1 में एक 1 की मदद से बचे हुए दो को क्या बना दोगे, जीरो। 0. और कैसे बनाएंगे, क्या ऑपरेशन आएगा बताओ, क्या ऑपरेशन लगेगा। C2 चेंजेस टू और C3 चेंजेस टू, बताओ क्या होगा। C2 C2 changes to C2 minus C1. और C3 चेंजेस टू, C3 minus C1. minus C1. अभी बताया था सेम ऑपरेशन बस लगा दो। यहाँ पे क्या होगा, दो जीरो क्रिएट होगा, दो जीरो क्रिएट हो जाता है, थोड़ा कैलकुलेशन मेरा आसान दिखता है। तो ए प्लस बी प्लस सी, जनरली ये इससे काम हो जाता है। तो ए बी सी, यहाँ जीरो क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या होगा, सी माइनस बी ए माइनस सी, जीरो ए माइनस बी बी माइनस सी। क्लियर हो गया। अब आप बस रो 1 के बाद एक्सपांड कर दोगे, आपको ये एक्सपांड आ जाएगा। रो 1 के बाद एक्सपांड कर दोगे, आपको बस ये आंसर आ जाएगा। क्लियरिटी है, आ रही बात समझ में, Yes, sir. है ना। पक्का क्लियर है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, प्रैक्टिस करना इन सब चीजों की। चलो एक आधा एग्जांपल वो मैं लेके आपको दिखाता हूँ, देखते हैं आप कर। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ निकोलस की वैल्यू।
बताओ कितना आ रहा है? क्या कोई प्रॉपर्टी दिख रही है क्या, या फिर कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट? बताओ Standard result. कि पूरा एक्सपांड करोगे या फिर दो रो बना के सॉल्व कर रहे हो, क्या कर रहे हो? Standard result. बताओ इसको क्वेश्चन क्या आया दिमाग में, बोलो। कोई रिजल्ट अप्लाई करें या फिर डायरेक्ट ओपन कर दे या फिर क्या करें? सर R3 चेंज हो। आरसी को कैसे चेंज करूं? सर सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे जीरो? R3 -3। सर सिर्फ 9 वाला 0 होता है। हाँ एक ही जीरो होगा ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई, ये जीरो हो जाएगा, ये 12 बनेगा, ये क्या बनेगा 6 आया ना, सारे जीरो थोड़े होंगे, सिर्फ 9 वाला जीरो होगा। क्लियर है? इसके Yes, अलावा sir. एनीवन एल्स? क्या यहाँ पे इनकी Result. स्क्वायर देखो यहाँ पे आया ना, ये इस फॉर्मेट का है। बोलो Yes, sir. इसका आंसर क्या आया था? ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस आया था, अभी तो बताया था। Yes, sir. अब यहाँ पे एबीसी क्या हो जाएंगे, ये एबीसी हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, आया ना, इससे जल्दी आ जाएगा आंसर। Yes, sir. आंसर कितना आ जाएगा? 2। चेक कर लेना, ये आ रहा होगा, आया ना। Yes, sir. अब याद रख लोगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये रिजल्ट जो हमने किया था इससे फायदा होगा। चलो अब मान लो इसको प्रूव करना, फर्स्ट पार्ट को विदाउट एक्सपांडिंग, पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करके प्रूव करो, इसका आंसर जीरो आएगा। तो बताओ कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें इसके अंदर, कौन सा ऑपरेशन या कौन सी प्रॉपर्टी? ध्यान से देख के बताओ। ऐसा क्या ऑपरेशन लगाए, फिर क्या तरीका अपनाए ताकि थोड़ी कैलकुलेशन इसकी आसान हो जाए, और इसका आंसर जीरो प्रूव करना है बिना एक्सपांड किए। ध्यान रखना, बिना एक्सपांड किए आपको जो प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इसको जीरो प्रूव करते हैं। आराम से शांति से सोचो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ। वो जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी वापस देख लो, सारी की सारी प्रॉपर्टी। ट्रांसपोज में कोई फर्क नहीं पड़ता, रोज कॉलम में एक बार रो ऑपरेशन लगाओगे, रोज को इंटरचेंज करोगे आपस में, साइन के साथ चेंज हो जाएगा। कोई दो रो आइडेंटिकल है तो आंसर जीरो आएगा, कोई दो रो आपका प्रोपोर्शनल है तो भी आंसर जीरो आएगा। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी एक रो या कॉलम मल्टीप्लाई होगा। ब्रेक करना अगर है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अबाउट ब्रेक कर सकते हो, एक बार में एक ही बार, एक बार में एक बार ब्रेक होगा। यहाँ पे रो 1 के अबाउट ब्रेक किया, ये वाला रो ऑपरेशन या ये वाला कॉलम ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये वाला रो ऑपरेशन आप लगाते जा सकते हो। और इसके साथ साथ एक ये भी एडिशनल कभी कभी ये भी काम आ जाता है, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको भी लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको प्रूव करो जीरो। करो ट्राई कर, कोशिश करो जीरो प्रूव करने की, जो भी तरीका अपना। बस डायरेक्ट एक्सपांड नहीं करना है, बिना एक्सपांड किए जीरो प्रूव कर। तो सोचो इसमें क्या ऐसा करें, क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करें या फिर क्या ऑपरेशंस लगाएं ताकि आप क्या प्रॉपर्टी लगाएं ताकि जीरो प्रूव हो जाए। बताओ आपके हिसाब से आपने क्या सोचा, क्या ऑपरेशन क्या क्या या फिर क्या अप्लाई करें इसमें? कुछ लग रहा है दिमाग? ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट दिमाग में नहीं लगेगा, थोड़ा सोच के बताओ। क्या ऐसी कोई जुगाड़ जम रहा है, कुछ सिमेट्रिक बन रहा हो या फिर कुछ अच्छा बन रहा हो? कोई तो बताओ, जो मन में आए बता दो, गलत होगा चलेगा।
सोचो। आवाज आ रही है कि आवाज ही नहीं आ रही आपको? सर आ रही है। कुछ तो दिमाग लगाओ, अभी तो सिखाया था। 3 1 दिख रहे हैं, तभी मैंने क्या बोला था, 3 1 जब भी दिखे तो क्या कोशिश करते हो? 2 को 0. बस ये सेम थी, 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पता नहीं कहाँ कंसंट्रेशन आप लोगों का। किसी 2 1 को 0 बना, तो बताओ क्या उन दोनों 1 को 0 बनाया जा सकता है किसी एक 1 की मदद से? क्या ऑपरेशन अप्लाई होगा? मान लो इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना है इस 1 की मदद से, तो यहाँ पे कैसे ऑपरेशन अप्लाई होगा? यहाँ पे रो में अप्लाई होगा, कॉलम में? रो में होगा। रो में. तो बताओ क्या ऑपरेशन अप्लाई करें? बोलो, अब तो बता और दो। कुछ नहीं बताऊं। R2 माइनस R1 सिंपल, और क्या? और R3 को? R3 R3 माइनस. मैंने चलो अप्लाई करो सब लोग, देखो कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है क्या, क्योंकि बिना एक्सपांड करे इसको 0 प्रूव करना है आपको। तो रो 1 सेम रहेगी, बस रो 2 और रो 3 चेंज कर दो। इन दोनों को भी सब्सट्रैक्ट करोगे, देखो यहाँ पे BC और AB क्रिएट होगा, यहाँ पे AB और AC क्रिएट होगा, तो AB कट जाएगा, BC माइनस AC, उसमें से भी C कॉमन, शायद B माइनस A बचेगा, चेक कर लेना एक बार। और R3 माइनस R1 करोगे तो ये 0, R3 माइनस R1, B कॉमन तो A माइनस B, आई थिंक A माइनस B बच रहा है, नहीं A माइनस C बचेगा ना। C3 यहाँ प्लस पे हो सकता था। हाँ, क्या हो गया, गलत है? C3 प्लस C2 हो सकता है क्या? C3 प्लस C2 ऐड करने पे हाँ कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया। तो उससे कॉमन लेके फिर हाँ 1 1 कॉमन लेके तो डायरेक्ट आ जाएगा, वेरी नाइस, वो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे अगर आप बच्चों एक ऑब्जर्वेशन और लगाओगे, AB प्लस AC दिया हुआ है, तो AB प्लस AC में अगर BC ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी AB प्लस AC सिमेट्री बन जाएगा। चलो उससे भी करके दिखा देंगे, चलो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं और उससे भी करके देखेंगे। यहाँ पे अगर ये माइनस होगा तो क्या बनेगा, AC और उधर से AC कट जाएगा, यहाँ पे CB माइनस AB, तो B कॉमन लोगे तो C माइनस A बनेगा, है ना? यही बन रहा है जिस बच्चे यस ने ये सर। ऑपरेशन अप्लाई करवाया था। अब कॉमन दिख रहा है कुछ अगेन, रो 2 में से क्या कॉमन आ रहा है? B माइनस A माइनस B कॉमन आ रहा है। A minus B. रो 3 में से क्या कॉमन आ रहा है? A माइनस C। जीरो, यहाँ बचेगा C, यहाँ बचेगा माइनस C, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा B, यहाँ बचेगा माइनस B, है ना? यस सर। और देखोगे तो यहाँ से अच्छा C भी तो कॉमन आ रहा था, C भी तो निकाल सकते थे, C और B भी तो कॉमन आ रहा है ना? यस सर। C कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा -1। क्या आपको रो 2 और रो 3 आइडेंटिकल दिख रही है? यस सर। तो अगर 2 रो सेम होती तो आंसर, डिटरमिनेंट का आंसर क्या आता है? 0. 0। एक तरीका ये है जो आपने करा कि 2 1 को 0 बना के अपने 2 रो को आइडेंटिकल बना 0। दूसरा तरीका सिमेट्री का भी अगर आप ऑब्जर्व करते, कॉलम 2 कॉलम 3 को अगर मैं चेंज कर देता C3 प्लस C2, तो ध्यान से देखो क्या बनता, 1 1 1, BC CA और AB, ये तो ऐसा कैसे रहता, कॉलम 3 क्या बन जाता, AB प्लस BC प्लस CA, यही बनता। ये भी वापस बनता AB प्लस BC प्लस CA, ये भी क्या बनता है, AB प्लस BC प्लस C। देखो ध्यान से, है ना? कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दे तो यही बनते, बताओ। यस सर। पूरे में से AB प्लस BC प्लस C अगर मैं कॉमन ले लेता तो कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो जाते, यस सर। है ना? वापिस डायरेक्ट आंसर क्या था, 0। 0। आई बात समझ में? तो देखो बिना एक्सपांड के डायरेक्ट प्रूव करा 0 अपन ने, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट ट्राई करो, इसी तरह से सेकंड पार्ट ट्राई करो।
एक मिनट, हाँ, इसी तरह से सेकंड पार्ट ट्राई करना। चलो, अब इसको जीरो प्रूव करना है बिना एक्सपांड किए, करो कोशिश। क्या ऑपरेशन लगाए, क्या प्रॉपर्टी लगाए, लगाओ दिमाग। सोचो जरा। सर रो 1 को ए से मल्टीप्लाई कर दे, रो 2 को बी से और रो 3 को सी से। अच्छा, अगर सर रो, सिमेट्री वाला से। ठीक है, अगर रो 1 को आप किसी रो को अगर ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बाहर एक डिवाइड भी करना पड़ेगा। यस सर। अपन कोई भी मैथ्स में क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो बाहर ए से डिवाइड कर दिया और रो 1 को ए से मल्टीप्लाई कर। लाइट चली गई थी, अभी आवाज आ रही है आपको? यस Yes, सर। sir. अचानक लाइट चली गई है तो फिर नेटवर्क चेंज हो गया। सर स्क्रीन दिख रही है क्या? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, So, सर हम रो 1 को बी सी से डिवाइड कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते, आप किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो, बट अगर मान लो मल्टीप्लाई करो तो बाहर डिवाइड भी करना, क्योंकि अपन डिटरमिनेंट में क्या होता है, एक एक करके होता है। अगर मान लो एक एक करके पहले देखते हैं। चलो, एक बच्चे ने बोला भाई सर रो 1 को ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो रो 1 को अगर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो किसी का माइक ऑन है? ये किसका माइक ऑन है? सूरज? यस सर, सॉरी। ध्यान रखा करो, ठीक है। तो रो 1 को अगर आपने ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा। तो अगर ए से मल्टीप्लाई किया तो ए से डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना? फिर आप बता रहे थे अगर रो 2 को भी सर हम करते ए से मल्टीप्लाई, बी से मल्टीप्लाई। सर बी से। हाँ, तो बी से मल्टीप्लाई करो तो एक बार बी से डिवाइड कर देना, तो बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे वापस ए बी सी बन जाएगा, यहाँ पे बी इंटू ब्रैकेट सी प्लस ए। और रो 3 को अगर आप सी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक सी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सी, सॉरी सी। तो रो 3 क्या हो जाएगा, सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए बी सी बन जाएगा, और ये बन जाएगा सी ब्रैकेट ए प्लस बी। हाँ, अब क्या करें? कॉलम 1 कॉलम 2 से हम कॉमन ले लें एबीसी। हाँ, अगर कॉलम 1 और कॉलम 2 से एबीसी कॉमन ले लोगे तो एक देखो, एक बाहर तो ऑलरेडी एक एबीसी बना हुआ है, कॉलम 2 से एक एबीसी कॉमन लोगे और कॉलम 1 से भी अगर एबीसी कॉमन लोगे तो अंदर क्या क्या बच जाएगा, यहाँ से एबीसी कॉमन लिया अगर आपने, तो एक ए एक बी और एक सी निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, बी सी सी ए बी बचेगा, यहाँ 1 1 1, यहाँ पे ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी। अब क्या करें? अभी भी ये दो चीजें ऐसी बन रही है, अब बताओ कैसे जीरो प्रूव करोगे अगली स्टेप में? सोचो सोचो, थोड़ा और सोचो। अभी बताया था, देखो सेम टाइप का दिख रहा है पिछले क्वेश्चन जैसा। किसको ऐड करें? रो 1 को 0 ध्यान कर से देंगे. देखो, हैं? सर C3 में C1 ऐड कर। हाँ, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, C3 में अगर C1 ऐड कर देंगे तो देखो यहाँ पे AB और BC, AB और AC तो है, ये BC यहाँ से आ जाएगा, यहाँ BC और AB है तो CA यहाँ से आ जाएगा। कॉलम 3 क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA, उसी टाइप से बन जाएगा। यस सर।
सब जगह वही चीज आ जाएगी। वापिस से ये सेम पूरी की पूरी कॉमन आ जाएगी, है ना। ए बी Yes, प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे ये पहले से 1 1 1 था, ये भी क्या हो जाएगा 1 1 1। दो कॉलम आइडेंटिकल, आंसर क्या आ जाएगा 0। आई बात समझ में? बताओ, एक तरीका ये क्लियर हुआ? बोलो। Yes, sir. अच्छा, और कोई तरीका किसी और का? एनीवन? किसी ने कुछ सोचा हो और कोई तरीके से तो बताओ। एक तरीका तो ये बताइए, और किसी ने कोई और तरीका सोचा हो, डिस्कस करना चाहे तो बता सकते हैं। बताओ। अच्छा, मैं मान लो इसके अबाउट ब्रेक कर दूंगा प्लस, तो ब्रेक करने का प्रॉपर्टी क्या था? उसे करके देखते हैं हो रहा है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार। ब्रेक करना आता है? कॉलम 3 के अबाउट बताओ, ब्रेक करके क्या आएगा? BCA। ये तो सेम रहेगा बच्चे में, दो कॉलम, हाँ है ना। बोलो। Yes, sir। यहाँ पे क्या आएगा? पहली कॉलम आ जाएगा बी सी ए, और उधर क्या आ जाएगा? CAB. सी ए बी। ये प्रॉपर्टी बताई थी ना आपको मैंने, हाँ है ना। Yes. इसके बाद ब्रेक कर दिया। इससे कुछ दिख रहा है क्या फायदे में? B common. बी कॉमन आ रहा है, यहाँ से सी कॉमन आ रहा है, यहाँ से ए कॉमन आ रहा है ना। पर इससे भी कुछ फायदा हुआ क्या? यहाँ पे क्या बचेगा? बी सी स्क्वायर, यहाँ बचेगा सी, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा सी ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा 1। चेक कर लेना एक बार। यहाँ बचेगा बी, यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा ए बी स्क्वायर। यहाँ से भी सेम ए बी सी कॉमन ले सकते हो, और कुछ ना कुछ बचेगा। अब बताओ इसका क्या करेंगे? बताओ। 2 को 0 बना देंगे. 2 को 0 बना, हाँ वो तो तरीका है ही सही। और कुछ दिख रहा है क्या? और तो कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। और कुछ दिख रहा है क्या? अगर यहाँ पे अपन, हाँ बस वही होगा। 2 को 0 बनाओगे, कॉमन लोगे तो ये आइडेंटिकल बनेंगे। क्लियर है? बाकी ये तरीका और सही था। रो अपन ने क्या करा, देखो जानबूझ के यहाँ पे सेम टर्म क्रिएट करी। कैसे टर्म क्रिएट करी? यहाँ पे देखो बी इंटू सी था, ए की कमी थी, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ ए इंटू सी था, बी की कमी थी, इसको बी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया, और बाहर एबीसी से क्या करके डिवाइड कर दिया। यहाँ पे एबीसी क्रिएट हो गया, इसको जैसे ही कॉमन लेंगे 1 1 1 क्रिएट हो जाएगा। तो जानबूझ के 1 1 1 क्रिएट किया। कैसे 1 1 1 क्रिएट किया? सेम टाइप की टर्म क्रिएट करके कॉमन लिया। पिछले क्वेश्चन में भी जो वो था ये वाला, यहाँ पे भी क्या करा, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया, ताकि सेम टाइप की टर्म क्रिएट हो जाए, और फिर 3 1 क्रिएट हो जाएंगे, हाँ है ना। समझ में आ रहा है? बोलो। Yes, sir. ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में वापिस से इन सबको रिकॉल करा के अपन इनवर्स, एडजॉइंट और कुछ और क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। मैं चाहता हूं अभी कल संडे है, तब तक आप बीच में जब भी टाइम मिले तो कोशिश करना थोड़ी बहुत एनसीईआरटी की प्रॉपर प्रैक्टिस कर लो। एनसीईआरटी में जितना भी आप तक पढ़ा दिया उन सब की प्रैक्टिस करके आना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब आपको मैं आगे सीखूं या अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊं, आपको अच्छी प्रैक्टिस मिल जाए। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. ओके, ठीक है, चलो थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है, कुछ प्रॉब्लम? एनीवन? ठीक है।